आज का यह हमारा वीडियो है अनुसूची से संबंधित। अनुसूची से जितने भी सवाल आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, अन्य अदर एग्ज़ाम हो, उससे संबंधित ये है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अनुसूची से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे शायद आप उसको कभी गलत ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला प्रश्न हमारा जो है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको पता होगा, यदि भारत के, इसमें यहाँ पर प्रश्न उठता है अगर भारत के मूल संविधान की बात करेगा तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर बात करता है कि भारत के संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं तो आप 12 अनुसूची पे टिक करें, क्योंकि वर्तमान में अगर अनुसूचियों की संख्या देखी जाए तो कुल अनुसूचियां 12 हैं। मूल संविधान में आपके टोटल 8 अनुसूचियां थी। तो ये इतना याद रखना है, मूल पूछा जाएगा तब 8 टिक करेंगे, अगर उस तरह पूछा जाएगा, सिंपल में पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, केवल 12 को टिक करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? इसमें कह रहा है कि जो आपकी पहली अनुसूची दी गई है, तो अनुसूची से संबंधित आपको हम वीडियो में बता देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी शायद वीडियो पड़ा होगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं, नहीं तो अनुसूची से संबंधित हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। तो इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची क्या प्रावधान नहीं करती है? तो अगर आप देखेंगे तो उसमें राज्य, संघ राज्य, क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो आप राज्य मतलब राज्य का नाम होगा, राज्य का क्षेत्रफल कितना है, क्या है, उसके संबंध में उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में। संघ राज्य क्षेत्र, तो इसका भी उल्लेख किया गया है। राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र, इसका भी प्रथम अनुसूची में उल्लेख किया गया है। लेकिन नागरिकता का उल्लेख जो है प्रथम अनुसूची में नहीं किया गया है, इसलिए आपका ये सही होगा, विकल्प घ। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा है जो, भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना है तो, जैसे भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है? तो आप जानते हैं कि प्रथम अनुसूची जो है, प्रथम अनुसूची अगर कोई भी परिवर्तन किया जाएगा, जैसे अभी जम्मू कश्मीर क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, दादरा नगर हवेली दमन दीव को क्या किया गया, 1 कर दिया गया। तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ, पहले उनकी संख्या केंद्र शासित प्रदेश की क्या थी, 9 थी, फिर बाद में क्या हो गई, 8 हो गई। जम्मू और कश्मीर जब लद्दाख वाला क्षेत्र बना था तब भी बढ़ी घटी थी। तो इस तरह से किस में परिवर्तन होता है, प्रथम अनुसूची में आपके परिवर्तन होगा यदि भारत संघ में कोई नया राज्य सम्मिलित किया जाता है या कोई राज्य समाप्त किया जाता है, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर नए बनते हैं, तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत परिवर्तन होता है। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला देखते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 सुमेलित करने को बोल रहा है। तो इसमें सुमेलित हमको करना है क्या, तो तृतीय अनुसूची जो दी गई है, तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है, आपके शपथ से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची आपके किससे संबंधित है, प्रतिनिधित्व, जो आपका राज्यसभा में किस राज्य का कितनी सीटें होंगी, कितना प्रतिनिधित्व होगा किसका, उससे संबंध में किया गया है। तो आप उत्तर प्रदेश में आपके देखेंगे तो टोटल 31 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का ही प्रतिनिधित्व है, क्योंकि 31 सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। और 6वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्र के संबंध में उल्लेख किया गया है, और 9वीं अनुसूची जो बाद में जोड़ी गई है उसमें भूमि सुधार का उल्लेख किया गया है आपके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? कौन सी सूची पूछ रहा है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो अभी मैंने बताया कि चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान की 6वीं अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में लागू नहीं है? कह रहा कि जो 6वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है, स्पेशल 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, उसी राज्य में लागू होती है। 6वीं अनुसूची उससे संबंधित है। तो कौन सा राज्य इसमें संबंधित नहीं है, तो आप देखेंगे नागालैंड आपका नहीं संबंधित है। इसमें 4 राज्य कौन से हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और एक है मिजोरम। कौन सा, मिजोरम, बस इतना ही याद रखना, मणिपुर नहीं है, मिजोरम आपका है। अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको कहें तो ATMM आपका ये है। कौन कौन सा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक, आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक विषय समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है। इसके द्वारा मतलब को एक विषय समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है जब इस पर
एक कानून पास किया जा सकता है किसके द्वारा? समवर्ती सूची का जो भी विषय होता है उस पे कौन कानून बना सकता है? केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है तथा राज्य सरकार भी कानून आपकी बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य द्वारा किसी एक विषय पर कानून बनाया गया है और राज्य का जो कानून है केंद्र के कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो जहां तक केंद्र के कानून का राज्य का कानून उल्लंघन करता है वहां तक राज्य के कानून शून्य हो जाता है, या अगर वो नहीं लागू होता फिर समाप्त हो जाता है राज्य का कानून। तो मतलब समवर्ती सूची पर अगर कहें तो राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। प्रश्न एक बार फिर समझ लीजिए, एक विषय समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है जब इस पर कानून पास किया जा सकता है इसके द्वारा। किसके द्वारा पास किया जा सकता है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा पास किया जा सकता है। तो जो सूचियों का उल्लेख आपका किया गया है अनुच्छेद 246 में सूचियों का उल्लेख किया गया है, चाहे केंद्र सूची हो, चाहे राज्य सूची, चाहे समवर्ती सूची हो, तो सूची का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 246 के अंतर्गत किया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन उपबंधित है? मतलब केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया है किस अनुसूची के अंतर्गत? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही केंद्र और राज्य के मध्य विभाजन किया गया है, क्योंकि इसी में आपका सूचियों का उल्लेख किया गया है। किसका? सूचियों का, जिसमें आपका केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ठीक, तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? समवर्ती सूची में पूछ रहा है क्या शामिल नहीं किया गया है। तो आप देखेंगे कि समवर्ती सूची में आपका जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन भी सम्मिलित है, आर्थिक एवं सामाजिक योजना भी सम्मिलित है, विवाह और विवाह विच्छेद भी सम्मिलित है, केवल लोक व्यवस्था नहीं सम्मिलित है। लोक व्यवस्था किसका है विषय? राज्य सरकार का विषय है। बाकी ये तीनों जो मैंने टिक किया है ये आपका समवर्ती है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों का विषय है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन जो दिया गया है, लोक व्यवस्था भी राज्य सूची का विषय है, कब्रिस्तान भी राज्य सूची का विषय है, लोक स्वास्थ्य भी राज्य सूची का विषय है, लेकिन न्यायालय का अवमान जो है उस समवर्ती सूची के अंतर्गत आपका आता है। अभी लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से विषय हैं जो समवर्ती में आते हैं, कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से संघ में आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है आपके उसको। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? इसमें कह रहा है कि कौन संघ सूची का विषय नहीं है, जो आपके इसमें 4 दिए गए हैं। तो विदेशी ऋण भी संघ सूची का विषय है, डाकघर बचत बैंक ये भी संघ सूची का विषय है, बैंकिंग भी संघ सूची का है, अंतर्राज्यीय व्यापार भी संघ सूची का विषय है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में एक होना चाहिए था, कृषि आयकर। तो कृषि आयकर जो है वो इससे संबंधित नहीं है, तो कृषि आयकर इसमें सही होगा। यहाँ पर मिस्टेक है, लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि ये चारों के चारों किससे संबंधित हैं? संघ सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो आप देखेंगे आयकर, पुलिस, संघीय लोक सेवा आयोग। तो विवाह तथा विच्छेद जो है ये आपका किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आपका आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची का विषय आपको पता होगा कि बैंकिंग भी है, नागरिकता भी, अंतर्राज्यीय व्यापार है, विवाह एवं तलाक जो है वो आपके समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। कई बार इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तो क्योंकि उसमें जो अनुसूची है बहुत ज़्यादा डिटेल में तो है नहीं, इसलिए अब केवल विषय पे फोकस करते हैं कि इसमें कौन सा विषय का उल्लेख किया गया है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत संविधान में राज्य सूची का विषय नहीं है? तो इसमें राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो दावा तथा ध्रुत क्रीड़ा, मत्स्य उद्योग, राज्य के मंत्रियों का वेतन तथा भत्ते, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। केवल राजनयिक प्रतिनिधित्व आपका किसका है? ये संघ सूची का विषय है। तो आपका इसमें एक घ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में है? भारतीय संविधान में राज्य सूची में कौन सा विषय दिया गया है? तो आप देखेंगे केंद्रीय लोक सेवाएं, संघ सरकार, शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस आपका है ये राज्य
सूची में सम्मिलित किया गया। तो ऑप्शन इसमें का आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? फौजदारी कानून आपका समवर्ती, विवाह तथा विच्छेद, ये भी सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है और राज्य सूची का विषय है। बाकी आपका आर्थिक एवं समायोजन भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, केवल सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है आपका। तो इसमें आपका गा विकल्प सही होगा 16 नंबर में। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? केंद्र और राज्य के मध्य अगर शक्तियों का बंटवारा होता है तो किस अनुसूची में दिया गया? मैंने पहले भी बताया था 7वीं अनुसूची में, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला आपका प्रश्न है, भारत में केंद्र को शक्तिशाली बनाने का एक संवैधानिक कारण है। तो भारत में अगर केंद्र का शक्तिशाली होने का कारण है तो आपकी संघीय सूची है, क्योंकि संघीय सूची में ऐसे ऐसे विषय दिए गए हैं कि वो केंद्र सरकार को पावरफुल बनाता है, इसलिए वह पावरफुल है, नहीं तो कोई मतलब नहीं था इसके पावरफुल होने का। अगला है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां देखता है? भारत का जो संविधान है निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्ति देता है? तो अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां हैं जो न केंद्र सूची में सम्मिलित हैं, न आपके राज्य सूची में सम्मिलित हैं, न समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। मतलब जिन शक्तियों का उल्लेख इन तीनों सूचियों में नहीं किया गया वो बची हैं, वो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत या अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आती हैं। उन पर कानून बनाने का अधिकार मात्र एक को है, वो है केंद्र सरकार को, यानी केंद्र को। ठीक। अगला प्रश्न है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? मतलब राज्य सूची का जो विषय है उससे राष्ट्रीय हित का विषय कौन घोषित कर सकता है? तो इनमें से चारों में से आपको बताना है। तो राज्य सूची के बारे में कानून कब बनाया जा सकता है केंद्र द्वारा या संसद द्वारा? तो जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तब राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकती है। तो राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसको है? आपके राज्यसभा को है। तो पहला ऑप्शन सही है का, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? सीधा सीधा अगर पूछा जाता है संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं, तो सीधा इस समय कितने विषय सम्मिलित हैं? 100 विषय सम्मिलित हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में 100 विषय हैं। पहले अगर मूल संविधान में पूछा जाएगा कि कितने विषय सम्मिलित है संघ सूची में, तो 97, तो 97। ठीक। तो आप जिस अनुसार पूछा जाए उसी अनुसार उत्तर देंगे। 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में हुआ था, आपको पता है। उस समय आपके जो इसमें समवर्ती सूची में सम्मिलित थे टोटल आपके 47 विषय सम्मिलित थे। इस समय आपके टोटल कितने हैं? वर्तमान में 52 विषय हैं आपके। कितने विषय हैं? 52 विषय समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समवर्ती सूची में परिभाषित विषयों पर विधि के निर्माण कर सकता है? जो समवर्ती सूची में परिभाषित किया गया है उस पर विधि कौन निर्माण कर सकता है? तो आपको पता होगा कि राज्य विधानमंडल मतलब राज्य विधानसभा जो है वो निर्माण कर सकती है, संसद भी निर्माण कर सकती है। दोनों, मतलब इसमें आपका ऑप्शन गा सही होगा, दोनों इसमें विधियों का निर्माण कर सकती हैं। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे का कानून का अवरोध उत्पन्न करते हैं तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। अगला प्रश्न है आपका, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो अगर मूल संविधान में पूछे 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर वर्तमान में पूछे कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो अगर सिंपल पूछ रहा है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो आप देखेंगे हिंदी भी आपकी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, संस्कृत भी है, संथाली भी है, लेकिन अंग्रेजी जो है अंग्रेजी आपकी भाषा इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो भाषा से है। जो भाषाओं का उल्लेख किया है, कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? 22 भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय है? जैसे आपके समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची में विषय का उल्लेख किया गया, उसी तरह 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। आपका किससे? नगर पालिका। तो नगर पालिका से अगर संबंधित है, नगर पंचायत से संबंधित है आपका, तो 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। उसमें कितने विषय का उल्लेख किया गया है? तो ग्राम पंचायत में 29 विषय का उल्लेख आपके किया गया है।
अगला प्रश्न है संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची आपका जो है दल बदल कानून से संबंधित है, जो दल बदल को रोकता है उसका प्रावधान किया गया है। दल बदल का प्रावधान 52वां संविधान संशोधन, मैंने बताया था आपको 52वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन वाले क्वेश्चन में आप जाके देखेंगे तो वहाँ मैंने डिटेल में बताया है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, उसके माध्यम से इसमें संशोधन किया गया था और दल बदल कानून को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न आपका है संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची आपके जो संबंधित है नगर पालिका से संबंधित है। तो फ्रेंड्स बस आज का वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।